तो दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त 2023 को जारी हो गया और इसके बाद 1 सितंबर 2023 को प्रोविजन लिस्ट है वो भी जारी की गई। और इस प्रोविजन लिस्ट में काफी सारे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कई तरह के ऑब्जेक्शन है वो लगाए गए। इनमें से कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जिनको हम आसानी से वो समझ गए, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जिनको हम कतई नहीं समझ पाए, हमारी नींद उड़ा रखी है। जैसे काउंटर सिग्नेचर है, चैनल सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, कोर्ट केस वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम इन्हीं ऑब्जेक्शन को है वो क्लियर करने वाले हैं। इसलिए जो वीडियो है वो लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 वाले साथियों के लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि लेवल 2 वाले जो साथी है ना वो अपने फाइनल रिजल्ट को तो भूल गए, लेकिन लेवल 1 की ये जो प्रोविजन लिस्ट जारी हुई थी ना और इसमें जो जो ऑब्जेक्शन लगाए उनकी भी यहाँ नींद है वो उड़ा दिए। नो टेंशन, मेरे साथ बने रहे, सब क्लियर है इस वीडियो में मैं कर दूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज गुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे ही बोर्ड के द्वारा ये प्रोविजन लिस्ट जारी हुई तो काफी सारे साथियों के बार बार मुझे मेल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए है, वीडियो के नीचे है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। सर इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। तो भैया देखिए, ऑब्जेक्शन के बारे में तो हम आगे बात करने वाले, लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ वो शेयर कर देता हूं। देखिए पहली बात तो है कि हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है राज स्कूल हेल्प या फिर राज गुरुजी, उस पे हमने 1 लाख सब्सक्राइबर वो कंप्लीट कर लिए हैं। और भैया इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट है इस चैनल पे वो दिखा दीजिएगा और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाला टन टन बजा लीजिएगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि देखिए कई साथी, बहुत तो नहीं है, 1-2 साथी हैं जिन्होंने भैया इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजा है और मुझसे पूछा है कि राजगुरु जी मखा हाँ बोले ते मन बहुत ही अच्छा लागो। अब मैं यहाँ पे सोच में पड़ गया कि भैया मैं किस तरह से वो अच्छा लग रहा हूं, भैया वो भी मुझे क्लियर कर दीजिएगा। और अच्छा ही लग रहा हूं तो भैया मेरे घर आ जाएगा और गले गले है मुझे मिला लीजिएगा या मिल लीजिएगा। ये तो बात है उनकी। अब आपको भी मैं पूछना चाहता हूं, मैं ताना किसों के लागू हो रहा है, कमेंट करके बता दियो। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पे देखिए मैंने 16 ऑब्जेक्शन को है यहां पे लिया है। बाकी जो ऑब्जेक्शन है नॉर्मल है, आसानी से पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये 16 ऑब्जेक्शन हमारे साथी नहीं समझ पा रहे। ऑब्जेक्शन के बारे में बताने से पहले एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए जिन जिन कैंडिडेट के यहाँ पे प्रोविजन लिस्ट में यहाँ पे नाम आया है तो उनका अपना सभी जो डॉक्यूमेंट है आपको है बोर्ड कार्यालय है लेके जाना है। अपना जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जयपुर है वहां पे आपको जाना है। एड्रेस आपको स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। लेकिन जिस दिन प्रोविजन लिस्ट जारी हुई उसके 7 दिन तक है आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, अन्यथा आपके सामने समस्या आ सकती है और इसके बारे में वीडियो में आगे वो बात करेंगे। अब दोस्तों ऑब्जेक्शन की बात करें तो यहां पे देखिए केवल आप ही भ्रमित नहीं हो, यहां पे बोर्ड है वो भी भ्रमित है और कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी इन ऑब्जेक्शन को लेके भ्रमित हैं। वो कैसे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप भी आसानी से वो समझ पाओगे। चलिए इसमें पहला जो ऑब्जेक्शन आ रहा है दोस्तों वो ये आ रहा है कि रिक्वायर डिप्लोमा फॉर क्लियरिफिकेशन। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि स्पष्टीकरण के लिए डिप्लोमा की आवश्यकता। अब यहां पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से डिप्लोमे की यहां पे आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो डिप्लोमे की बात है, कुछ शायद ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने या तो अपनी जो एजुकेशन है वो अदर स्टेट से की होगी, ठीक है, जैसे बीएसटीसी का डिप्लोमा है, ठीक है, या फिर कई ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने स्पोर्ट डिप्लोमा है वो लगाया होगा और ये जो खेल का डिप्लोमा है वो किसी अदर स्टेट का होगा। तो पहले तो आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा कि आपने आवेदन के समय कौन से डिप्लोमा की जानकारी भरी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने कौन सा उनको डिप्लोमा वो दिखाया। ये तो आप खुद ही तय कर पाओगे, ये तो मुझे नहीं पता है। तो अगर कोई भी ऐसा डिप्लोमा है जो अदर स्टेट से है तो वो डिप्लोमा है आपको लेके जाना है, साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ठीक है, कुछ साथी ये कहेंगे कि भैया मैं तो वहां पे ये इनकी फोटोकॉपी भी लगाई है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है,
इसके बाद यहां पे दूसरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि रिक्वायर डिजिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि डिजिटल विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यानी कई ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनमें शारीरिक विकलांगता का दोष है और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भी अपनी ये जानकारी भरी थी कि भैया हम डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने सर्टिफिकेट है वो भी लगा दिया और डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन वो भी हो गया। फिर उसके बाद यहां पे ये ऑब्जेक्शन क्यों डाला गया तो मैं आपको यहां पे बता दूं। देखिए आजकल अपने राजस्थान के अंदर सारा ही काम है ई मित्र के थ्रू है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपको जो ऑनलाइन वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि हमने भैया ऑनलाइन वाला ही लगाया, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा शायद हो सकता है कि आपने जो डिजिटल सर्टिफिकेट लगाया वो काफी पुराना हो गया और काफी पुराना होने की वजह से शायद वो ऑनलाइन है शो नहीं कर रहा हो। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका जो भी यहां डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उसे आप पुनः नया बनवा लीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन है उसे अपडेट करवा दीजिएगा और अपडेट करवाने के बाद है आप वहां पे है व्यक्तिगत है वो जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है, अपडेट नहीं करवा सकते, एक रास्ता मैं आपको बता सकता हूं कि आपको व्यक्तिगत तो जाना ही जाना है, लेकिन मेरी राय में आपको पहले अपडेट कराना चाहिए क्योंकि अभी भी आपके सामने है 2-3 दिन का समय, ठीक है। वैसे काम तो एक दिन में होता है आजकल, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए तीसरा जो ऑब्जेक्शन वो है रिक्वायर मैरिज सर्टिफिकेट फॉर हस्बैंड नेम क्लियरिफिकेशन, यानी पति के नाम के स्पष्टीकरण के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता। यानी ऐसी जो महिलाएं हैं जिन्होंने विवाह कर रखा है, चाहे वो राजस्थान की हो या फिर राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हो, लेकिन राजस्थान में उन्होंने यहां पे है शादी कर ली, ब्याह कर लिया, तो भैया उनको है मैरिज सर्टिफिकेट है वो देना। अब कुछ ये बोल सकते हैं कि भैया मैरिज सर्टिफिकेट तो हमने यहां पे दिया है, तो भैया हो सकता है कि आपने ऑफलाइन वाला दिया हो, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन वाला जो सर्टिफिकेट है वो बनाना चाहिए और आजकल है ये 1-2 दिन में है वो बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए ये जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट तो लगा दिया लेकिन उसके साथ साथ आपने कोई अन्य दस्तावेज वो प्रस्तुत नहीं किया होगा कि वाकई में ये आपका पति है। अब कुछ साथी ये बोल सकते हैं कि भैया मैरिज सर्टिफिकेट से और बड़ा सर्टिफिकेट कौन सा है जिससे हमारा ये संबंध स्थापित हो जाए कि ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी। तो कोई भी अपना घर का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका भी नाम हो और आपके घरवाले का भी नाम हो वो आपको लेके जाना है। जैसे एक डॉक्यूमेंट का नाम बताऊं मैं आपको, राशन कार्ड, उसमें भी नाम होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए चौथा ऑब्जेक्शन ये है कि रिक्वायर डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी जो भी डिप्लोमा आपने यहां पे लगाया है, जो भी मार्कशीट आपने लगाई है, जो भी प्रमाण पत्र आपने लगाए उसकी आवश्यकता है। अब ये सवाल उठता है कि हमने तो दिए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो भैया आपको दोबारा लेके जाना, कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ शंका हुई है, ठीक है। अगर आप गलत नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है, ऑब्जेक्शन लगाया है तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर है वो जाना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे पांचवा ऑब्जेक्शन है रिक्वायर डाइवर्स डिक्री, यानी तलाक की डिक्री की आवश्यकता। जो महिलाएं तलाकशुदा हैं तो उनको डिक्री है वो देनी है, क्योंकि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो मेन फॉर्म भरा था तो वहां पे आपने तलाकशुदा लिखा था। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी तो गलती आपसे भी हुई है। गलती ये हुई है कि यहां पे हो सकता है कि जिस समय आप जनवरी के अंदर आवेदन फॉर्म भरे थे उस समय आपका तलाक है वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन आपने आवेदन फॉर्म में है वो भर दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शायद आपने शपथ पत्र है वो लगा दिया। तो ऐसे में भैया उस डिक्री की तो आपको है फिलहाल की है वो आवश्यकता पड़ेगी। कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है कि आपका तलाक हुआ है या नहीं हुआ है वो तो आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो भैया आप है बाहर हो जाओगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा यहां पे छठा जो ऑब्जेक्शन वो यह है कि रिक्वायर एफिडेविट फॉर नेम चेंज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन डॉक्यूमेंट, यानी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दस्तावेज में नाम परिवर्तन के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता। देखिए इसका मतलब यह है कि जिस समय आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय हो सकता है कि आवेदन फॉर्म में आपका नाम है वो गलत हो सकता है, शायद आपके पिता का नाम गलत हो सकता है, शायद आपकी माता का नाम है वो गलत हो सकता है, लेकिन आपके जो एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं की है, डिप्लोमा है वगैरह वगैरह है, तो उसमें नाम थोड़ा भिन्न हो सकता है। तो उसका शपथ पत्र है शायद आपने उस समय नहीं दिया होगा।
अब कुछ साथी ये कह सकते हैं भैया हमने तो दिया था, तो भैया दिया था तो दोबारा आपको देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो उनसे गुम हो गया हो, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, या फिर उनको कहीं ना कहीं शंका लगी हो, क्योंकि ये सारा का सारा जो मामला वो शंका का है, ठीक है ना। तो शंका की वजह से है यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन लगाया गया। घबराने वाली आपके कोई आवश्यकता नहीं है, आप है डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाए, और वो साधारण सा शपथ पत्र है, फिर से वो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे सातवां जो ऑब्जेक्शन है वो ये है, रिक्वायर बोनाफाइड एंड कास्ट सर्टिफिकेट। बोनाफाइड का मतलब है अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, और कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब है अपना जाति प्रमाण पत्र। तो ये क्यों ऑब्जेक्शन आया है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो दो मुख्य दस्तावेज थे, अब इनमें भी ऑब्जेक्शन आ गया है। तो इसका एक कारण ये हो सकता है, देखिए यहाँ पे शायद आपका जो मूल निवास है शायद आपने डिजिटल वाला नहीं बनाया होगा, ठीक है। अगर डिजिटल वाला भी है तो शायद हो सकता है कि आपने 10 साल पहले वाला बना लिया होगा, तो नहीं, लेटेस्ट है वो आप बनाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसी तरह से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट वाला आपको लेके जाना है। ओबीसी जो कैटेगरी वाले हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे जो एससी एसटी वाले, उनका देखिए एससी और एसटी उनका तो देखिए लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, और ओबीसी वाला होता है ना उनकी 1 साल की वैलिडिटी होती है, और यहाँ पे जो नॉन क्रिमिनल के लिए हैं उनके यहाँ पे देखिए 3 साल की है वो वैलिडिटी होती है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, आगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए आठवां जो ऑब्जेक्शन वो है रिक्वायर काउंटर सिग्नेचर। और भैया इसने तो सबकी नींद उड़ा रखी है कि रिक्वायर काउंटर सिग्नेचर का क्या मतलब है। अब दोस्तों, काउंटर सिग्नेचर को समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझना पड़ेगा, और बात वो ये है, देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा स्टूडेंट होता है जो अदर स्टेट से पढ़ाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अपने राजस्थान में वो पढ़ाई कर रहा था, यूं मान लेते हैं कि 9th में वो पढ़ रहा था, अब वो 10th में पढ़ने के लिए हरियाणा चला गया, हरियाणा। अब वो 10th में पढ़ने के लिए हरियाणा चला गया, हरियाणा, ठीक है ना, यूपी चला गया, बिहार चला गया। तो अब क्या करते हैं कि यहां पे देखिए उस स्टेट का जो प्रभारी होता है या स्कूल वाले होते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि वाकई में ये स्टूडेंट है, यहां तक की पढ़ाई इसने सही की है या फिर कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं है। और इसी तरह से ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 10वीं है, 12वीं है, या फिर डिप्लोमा है, अपनी बीएसटीसी है, डीएलडी वगैरह वगैरह है, वो अदर स्टेट से की है, जैसे हरियाणा से की हो, पंजाब से की हो, ठीक है ना। तो उनको वेरिफिकेशन करने के लिए काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। अब ये आपको खुद को पता लगाना है कि आपने कौन सी जो एजुकेशन है आपने अदर स्टेट से की है, तो अदर स्टेट का ये सबसे बड़ा मामला है। तो काउंटर सिग्नेचर के लिए वैसे देखिए अथोराइज जो पर्सन होते हैं, अपने राजस्थान की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक है। फिलहाल थोड़े दिन पहले यहाँ पे नियमों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ पे जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है, सीबीओ अधिकारी, उसको ये अथॉरिटी दी गई है प्रति हस्ताक्षर करने की, काउंटर सिग्नेचर करने की, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट की बात करें कि मान लेते हैं कि हरियाणा में कौन करेगा, तो भैया हरियाणा के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी भी अथोराइज है, और यहाँ पे जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो भी अथोराइज है, ठीक है। तो ये तो आपको खुद को पता लगाना है कि आपने कौन सा डिप्लोमा कर लिया, कौन सा कोर्स कर लिया अदर स्टेट से, क्योंकि बोर्ड ये जानना चाहता है कि वाकई में आपने जो एजुकेशन प्राप्त की है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। काउंटर सिग्नेचर का मतलब ये। इसके बाद यहां पे एक और नवा ऑब्जेक्शन ये है कि रिक्वायर काउंटर सिग्नेचर स्टडी एंड चैनल सर्टिफिकेट। और भैया इसने भी सबकी नींद उड़ा रखी है। अब ये काउंटर सिग्नेचर तो वो सेम का सेम है, बात करते हैं यहाँ पे चैनल सर्टिफिकेट की। तो देखिए ये जो चैनल सर्टिफिकेट है वैसे कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अब देखिए जो काउंटर सिग्नेचर है, अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे अपन बीएसटीसी करते हैं या फिर बीएड करते हैं तो 2 साल की भी होती है, आजकल 4 साल की भी होती है। तो हर साल की देखिए मार्कशीट होती है, और लास्ट में हमें या तो डिग्री दी जाती है या फिर एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। तो देखिए एक चेन बन गई ना, वैसे एक कड़ी सी बन गई, तो इसे हम चैनल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे विभाग ने भी इसको क्लियर नहीं किया है कि वो चैनल सर्टिफिकेट क्या है। तो देखिए एजुकेशन की भाषा में तो चैनल सर्टिफिकेट ये होता है कि आपने 1 साल 2 साल है कोर्स किया, उसके बाद दोनों मार्कशीट हो गई, फिर उसकी डिग्री या फिर जो सर्टिफिकेट है या फिर जो डिप्लोमा है वो आपको साथ में वो लेके आना, ठीक है। और काउंटर सिग्नेचर, अब सवाल ये उठता है कि हम काउंटर सिग्नेचर वो कहां से करवाएं।
अगर दोस्तों यहां पे कक्षा 12वीं तक की बात करें, 10वीं और 12वीं तक की बात करें, तो मैंने आपको बताया इसके लिए जो अथॉराइज अधिकारी होते हैं वो जिला लेवल तक होते हैं, ठीक है, जैसे डीओ है या फिर जिला शिक्षा अधिकारी है या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। लेकिन अगर हम यहां पे बीएसटीसी डिप्लोमा की बात करें तो भैया जिला लेवल पे है, इसका कोई भी अथॉराइज पर्सन नहीं होता है। अब जो भी यूनिवर्सिटी रखती है, यानी जिस कॉलेज से आपने यहां पे डिप्लोमा किया है, तो भैया यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी से है आपको ये काउंटर सिग्नेचर वो करवाने। लेकिन इसको भी यहां पे डिपार्टमेंट ने स्पष्ट नहीं किया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट पे ये काउंटर सिग्नेचर करवाने। अब यहां पे केवल एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात नहीं है, यहां पे मान लेते हैं कि अगर आपने यहां स्पोर्ट्स का डिप्लोमा लगाया है, कोई खेल का प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया, तो भैया उस पे भी काउंटर सिग्नेचर होने। अब ये कहां से करवाएं? तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जिस कॉलेज से या फिर जिस एकेडमी से, जो खेल एकेडमी है जहां से आपने ये प्रमाण पत्र लिया है, जो खेल सर्टिफिकेट लिया है, गेम सर्टिफिकेट लिया है, भैया उनसे आपको बात करनी चाहिए कि भैया इसे हमें प्रमाणित करवाना है, तो वो प्रमाणित आपको बता देंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, मैं कह दूं कि जिले वो अपने डीओ से करवाने, नहीं भैया ये तो जानकारी है यहाँ पे गलत होती है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो स्पोर्ट डिप्लोमा होता है उसके लिए डीओ अथॉराइज नहीं होता है। तो संबंधित जहां से आपने वो डिप्लोमा किया है वो एक नहीं है, वो मैंने आपको बताया एजुकेशन हो सकता है, वो अपना खेल सर्टिफिकेट हो सकता है। तो आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है वो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा। तो फिर संबंधित जहां से आपने, चाहे वो स्कूल हो सकती है, एकेडमी हो सकती है, कोई भी है, वहां से आपको संपर्क करना चाहिए कि भैया मुझे इस पे काउंटर सिग्नेचर करवाने। काउंटर सिग्नेचर का सीधा साधा एक और मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब यही है कि उच्च जो अधिकारी हैं उससे आपको प्रमाणित करवाना है कि भैया ये जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ठीक है ना। तो उच्च अधिकारी हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर जो स्टेट है उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पे बैठते हैं, वहां से आपको एक काउंटर सिग्नेचर है वो करवाने पड़ेंगे। इसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट है होते हैं। आशा रखता हूं कि इतनी बात समझ गए। अब काउंटर सिग्नेचर को लेके और कोई सवाल है तो पूरा क्लियर लिखिएगा ताकि मैं आपको बेटर जानकारी वो दे सकूं, क्योंकि यहां पर देखिए बोर्ड के द्वारा या फिर निदेशालय के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया कि यहां पे आपको जो काउंटर सिग्नेचर करवाना है वो कौन से डॉक्यूमेंट के लिए करवाना है। अगर ये बात वो लिख देता तो भैया यहां पे हम क्लियर हो जाते। अगर वो मान लेते हैं कि अगर आपने कक्षा 12वीं है वो हरियाणा से आपने की है तो क्लियर हो गया कि 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको प्रमाणित करवानी है। अगर आपने यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट लगाया है तो ये लिख देता तो भी ये क्लियर हो जाता। लेकिन मात्र इतना लिखने से यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि रिक्वायर काउंटर सिग्नेचर स्टडी एंड चैनल। तो स्टडी आ गया, स्टडी का मतलब यह है कि आपके जो एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट है वो 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, वो 12वीं की मार्कशीट हो सकती है, वो बीएसटीसी का डिप्लोमा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपको ही पता है कि आपने कौन सी एजुकेशन है कहां से की है, ठीक है। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। चलिए इसके बाद यहां पे 10वां जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो ये लगाया है रिक्वायर एफिडेविट फॉर ओबीसी एनसीएल। अब इस एनसीएल का नाम पढ़ते ही भैया हमारे अधिक से साथियों की नींद तो वैसे ही उड़ गई कि भैया ये एनसीएल का मतलब क्या है। अगर हम यहां पे बात करें, वैसे एनसीएल के अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फुल फॉर्म होती है, लेकिन यहां पे बात करें ओबीसी एनसीएल तो इसका मतलब होता है नॉन क्रिमिनल, ठीक है ना। अपने ओबीसी होते हैं ना, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अंदर आते हैं, तो उसकी ये बात करें तो वहां पे इनकी जो वैधता होती है वैसे तो 1 साल की होती है ओबीसी वाले सर्टिफिकेट की, ठीक है, नॉन क्रिमिनल वाले की। और यहां पे देखिए उसके बाद उसके 3 साल की होती है सामान्य तौर पे, लेकिन हर साल आपको एक एफिडेविट वो देना पड़ेगा। इसके लिए अपनी जो राजस्थान सरकार है ना, इसके लिए एक आदेश भी है वो जारी कर रखा है। संबंधित जो आदेश है हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो आपको एक साधारण सा शपथ पत्र देना है कि भैया मेरी ये जो कैटेगरी है ये मेरी जाति है और आज भी मैं इसी कैटेगरी के अंदर है वो आता हूं। इस प्रकार का आपको है वो सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट वो देना होता है। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि भैया हमने इस प्रकार का एफिडेविट दिया, तो शायद हो सकता है कि आपने एफिडेविट तो दिया होगा या तो फिर आपने अपनी मर्जी से हाथ से लिख दिया होगा, लेकिन सही एफिडेविट आपने नहीं यहां पे तैयार किया होगा, इसीलिए शायद ये ऑब्जेक्शन लिखा, ठीक है। तो एक भाषा होनी चाहिए नियमानुसार, आदेशानुसार। तो मेरे द्वारा कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ शपथ पत्र हैं वो तैयार किए गए हैं,
हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और शायद है आपका ऑब्जेक्शन हट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है ये, ठीक है ना। तो ये एनसीएल का है, वो एक साधारण सा एफिडेविट होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहां पे 11 ऑब्जेक्शन है, रिक्वायर ओल्ड पीएच सर्टिफिकेट। तो पीएच का मतलब साधारण सा यही है, फिजिकल हैंडीकैप, यानी जो साथी डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो शायद उन्होंने अपने पीएच का सर्टिफिकेट है वो नहीं लगाया होगा। ठीक है ना, तो पीएच का अपना सर्टिफिकेट है वो लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहां पे 12वां जो ऑब्जेक्शन वो है कि रिक्वायर डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो यहां पे देखिए, ये शायद अपने डीएलडी या फिर बीएसटीसी को लेके ये ऑब्जेक्शन लगता है कि यहां पे जो डिप्लोमा भी आपको देना है, मार्कशीट भी आपको देने हैं, सर्टिफिकेट भी आपको देना है, तो शायद आपने आधे अधूरे दस्तावेज वो प्रस्तुत किए होंगे। तो ये तो आपको ही पता है, तो इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूं। ठीक है, चलिए, इसके बाद 13वां ऑब्जेक्शन आ रहा है कोर्ट केस। ये बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कोर्ट केस का मतलब ये है कि शायद आपने दर्शाया होगा कि भैया मेरे ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, चाहे वो आज हुई हो या फिर पहले हुई, अभी तक यहाँ पे कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं है। फिर आपने ये भी कह सकते हो कि फाइनल डिसीजन आ गया है और मैं यहाँ पे बाइज्जत बरी भी हो गया, फिलहाल मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए जो कोर्ट का आदेश आया था, भाई किसी समय आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो भैया वो एफआईआर क्लियर हो गई है, तो इस प्रकार का दस्तावेज है आपको यहां पे प्रस्तुत करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पे देखिए 4 सितंबर 2023 को एक और प्रोविजनल लिस्ट है वो यहां पे आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा वो जारी की गई है, जिसके अंदर क्लियर कट है अपने कैंडिडेट को बाहर कर दिया। इसके बारे में आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पे 14 जो ऑब्जेक्शन वो है कि रिक्वायर ओल्ड बीएलवी सर्टिफिकेट, यानी आपका जो पुराना बीएलवी जो प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता है। और साधारणतः है बीएलवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड एंड लो विजन। अगर आपने इस प्रकार का डिसेबिलिटी ग्रुप के अंदर है टिक किया है, फॉर्म में भरा है, तो भैया आपको पुराना वाला है सर्टिफिकेट आपको देना। हो सकता है कि आपने नया वाला सर्टिफिकेट लगाया हो तो आपको पुराना वाला है वो साथ में लेके जाना है। ठीक है, दोनों आपको साथ में लेके जाने। इसके बाद यहाँ पे 15वां ऑब्जेक्शन है रिक्वायर आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आरसीआई ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, ऐसे हमारे साथी हो सकते हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन की हो या फिर स्पेशल एजुकेशन से फॉर्म भरा हो, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनको आरसीआई के अंदर है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसका वो सर्टिफिकेट होता है। तो शायद आपने वो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगाया होगा, उसी को लेके ये ऑब्जेक्शन है वो आया। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए 16वां जो ऑब्जेक्शन लग रहा है वो ये है कि रिक्वायर MIMD सर्टिफिकेट। अब इस MIMD सर्टिफिकेट को लेके भी कुछ साथी हैं वो कंफ्यूज है। अब देखिए दोस्तों, इसको लेके मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज इसलिए हूं, देखिए इसका दो मतलब होता है। एक मतलब तो MIMD का होता है कंप्यूटर से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, जो कंप्यूटर कोई लैंग्वेज होती है, कोई डिप्लोमा होता है। ठीक है, वैसे कोई डिप्लोमा नहीं, उसके एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो फुल फॉर्म में उसका ये मतलब होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म बताऊं कंप्यूटर के वे में तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा होता है इसका मतलब। ठीक है ना, लेकिन यहां पे इसका दूसरा मतलब ये भी होता है माउंटेन इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट। तो यहां पे देखिए कंप्यूटर डिप्लोमा का तो कोई मतलब नहीं होता है यहां पे। अब सीधा साधा इसका मतलब यह है कि शायद आपने यहां पे अपने स्वास्थ्य से संबंधित है कोई ऐसी जानकारी आपने आवेदन फॉर्म में भरी होगी, तो उसके लिए आपको है इस सर्टिफिकेट की वो आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो देखिए ज्यादा तो इसके बारे में कोई खास नहीं है, ये एक तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट है, बस इसका मतलब यही है। अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा, देखिए 16 ऑब्जेक्शन है, मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिए हैं, आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। इसके अलावा जो जानकारी मैंने आपको बताई, इसको लेके यदि आप भ्रमित हो तो भैया कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे मैं क्लियर कट जानकारी आपको बता देता हूं। अब कुछ साथियों का यह भी कहना हो सकता है कि सर हमने यहां पे देखिए सभी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत किए थे और ओरिजिनल भी किए थे, फोटो प्रति भी है उनको दी थी 2 फाइलों में तैयार करके। उस समय तो हमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है वो नहीं लगाया गया, लेकिन आज ये ऑब्जेक्शन है वो क्यों लगाया गया? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो पहले वीडियो मैंने बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही है वो एक साधारण प्रोसेस है वो चल रही है।
उसके बाद फिर से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो चलेगी और वो निदेशालय करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्शन लगा है वो निदेशालय की तरफ से लगा है। तो कहीं ना कहीं उनको ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो डॉक्यूमेंट है ये इनका गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, शायद वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज की स्थिति के अंदर है इस प्रकार के ऑब्जेक्शन लगाएं, भले ही आपने अपने डॉक्यूमेंट है उस समय प्रस्तुत किए। तो फाइनल बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा, अगर यहां पे सारे ही डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है और फिर भी यहां पे ऑब्जेक्शन लगा है, तो भैया आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट लेके बोर्ड के कार्यालय में आपको जाना ही पड़ेगा। यहां पे एक बार वो क्लियर करेंगे, डॉक्यूमेंट सही है तो आपका ऑब्जेक्शन वो हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे बोर्ड की गलती ये है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्शन लगे थे तो मैंने कई साथियों के साथ, कई जो संबंधित शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनके साथ आपस में विचार विमर्श भी किया था, क्योंकि मैं और बेटर जानकारी है वो लेना चाह रहा था, लेकिन किसी ने मुझे को क्लियर कट जानकारी है वो बिल नहीं दी कि भैया इसका मतलब क्या होता, और सारे ही अटक गए। और यहां तक कि निदेशालय के कुछ ऐसे कर्मचारी वो भी अटक गए। यार ये मामला तो पहली बार हमने सुना है, क्योंकि यहां पे देखिए जो काउंटर सिग्नेचर है भैया, यहां पे 12th लेवल तक तो जिला लेवल पे हो जाता है, लेकिन जब बात यूनिवर्सिटी की आ जाती है और बात कॉलेज लेवल की आ जाती है तो उनके लिए काउंटर सिग्नेचर की जिले के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो भैया वो व्यवस्था होती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। अब यहां पे बोर्ड ने इस चीज को क्लियर नहीं किया है कि आपको है यूनिवर्सिटी से काउंटर सिग्नेचर कराना है या फिर फलाने अधिकारी से आपको काउंटर सिग्नेचर करवाना है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है वो बनी हुई है। अब लास्ट में उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी साथी ने अपना ऑब्जेक्शन है हाल ही में है बोर्ड जाके यानी जयपुर कार्यालय में जाके क्लियर किया है, तो मुझे जरूर बताए, मुझसे जरूर संपर्क कीजिएगा, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और जान सकूं कि जो ऑब्जेक्शन आप पे लगाया है वो कैसे उन्होंने क्लियर किया है। क्या आपने कोई नया दस्तावेज प्रस्तुत किया है या फिर पुराने वाले से ही काम हो चला गया। लेकिन एक मेरे दिल की बात है मैं आपको जरूर बताऊं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जो ये प्रोविजन लिस्ट जारी की गई ना, इसमें लगभग डॉक्यूमेंट है वो क्लियर है। हाँ इतना हो सकता है कि जिन कैंडिडेट ने अदर स्टेट से अपनी क्वालिफिकेशन की है, कोई डिप्लोमा किया है, ये बात उनकी सही है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने राजस्थान से अपनी क्वालिफिकेशन की है तो भैया यहां पे उनको ऑब्जेक्शन लगाने की क्या आवश्यकता थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये मामला अटकाने की ये सोच रहे हैं कि थोड़े दिन और ये टूट जाए, अटक जाए, तो बाद में इस पे कुछ और विचार विमर्श कर लेंगे, क्योंकि अगर वो इस तरह से अटकाएंगे तभी तो मामला वो आगे बढ़ेगा ना। तो भैया ये तो मामला आगे बढ़ाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है कि एक बार आप जाओगे तो क्लियर तो तभी हो पाएगा, क्योंकि मेरे तो खुद के डॉक्यूमेंट नहीं है, वरना तो मैं आपको बता देता कि आप मेरे वाले डॉक्यूमेंट पे क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कौन कौन से आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अंदर जानकारियां भरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, वो तो क्लियर कट आपको ही पता है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगा है और आपको समझ में नहीं आया फिर भी वहां पे वो रिजेक्ट करते हैं भी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और उस मेरिट लिस्ट में आप आ रहे हो, जो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई ना अलग अलग कैटेगरी के, तो टेंशन मत लेना, फिर भी आपकी नौकरी है वो पक्की है। लेकिन फिलहाल जिनके एक और प्रोविजन लिस्ट जारी की गई ना, उनको तो वैसे ही बाहर कर दिया। इसके बारे में आने वाली वीडियो के अंदर है वो अपन जरूर बात करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।